हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के सीरीज़ को। कंप्लीट केमिस्ट्री को जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक को हम लोग एक तरह से ए टू जेड जो है कंप्लीट करेंगे। और अगर आप 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यह सेशन जो है एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, बिहार सीजीएल हो गए, बीपीएससी का टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो होने वाली है उससे की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए यह सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो साइंस सेक्शन का एक अच्छा खासा जो है इसका वेटेज रहता है। जब किसी भी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री से जो अगर देखे क्वेश्चन की तो ठीक ठाक क्वेश्चन जो है आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। और आज जो है हम पहला चैप्टर देख रहे हैं मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। तो मैटर क्या है कि मैटर उसको कहते हैं, जैसे कि एक तो आप अपने एंड पे जो है इसको जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में, जो आपको रिवीजन जब हो तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैटर जो उसको कहते हैं, जैसे किसी के पास अगर मास हो, ठीक है, मास हो तो अगर या फिर वो स्पेस कवर करे, तो ये सब जो होता है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, या किसी भी पदार्थ में यदि मास हो या स्पेस कवर कर रहा हो, स्थान घेर रहा हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि अगर मैटर की बात करें तो मैटर का क्लासिफिकेशन की बात करें मतलब कि वर्गीकरण, तो मैटर को जो है 5 स्टेट होते, क्लासिफिकेशन होते हैं। एक स्टेट होता है जिसको सॉलिड स्टेट कहते हैं, एक है आपका लिक्विड स्टेट हो गया, तीसरा है आपका गैस स्टेट हो गया, चौथा हो गया आपका प्लाज्मा, और पांचवा हो गया आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये हो गए 5 आपके। ठीक है, अब हम जो है बेसिक तौर पे जो है हम 3 को देखते हैं इसके बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। ठीक है, इसका बेसिक हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किसको सॉलिड कहते हैं, किसको बेस लिक्विड कहेंगे, किसको गैस कहेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है ना, फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, फिक्स्ड मास हो गया, फिक्स्ड शेप हो गया। इसमें इंटर जो पार्टिकल हो गया, इंटर पार्टिकल स्पेस जो हो गया वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अगर हम इंटर मोलिकुलर फोर्स की बात करें तो वो आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें डेंसिटी की तो ये भी आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की तो ये आपका इसमें अगर हम मतलब कंप्रेसिबिलिटी किसको कहते हैं कि कितना, मतलब किसी को दबाने की जो एबिलिटी होती है, कितना ज़्यादा दबाया जा सकता है, तो ये आपका मिनिमम होता है। ठीक है, ये सब हो गया आपका, क्या हो गया, सॉलिड के कुछ बेसिक कैरेक्टर हो गए। अब बात कर रहे हैं लिक्विड के, तो ये मास जो होता है इसका फिक्स्ड होता है,
स्पेस की बात करें तो नॉट फिक्स्ड होता है, नॉट फिक्स्ड, शेप फिक्स्ड नहीं होता है। अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल या मॉलिक्यूल कहिए, इंटर पार्टिकल स्पेस, ये आपका हायर देन या मोर देन सॉलिड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स या लोअर देन सॉलिड होता है। डेंसिटी ये भी लोअर देन सॉलिड होता है। उसके बाद कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ये आपका हायर देन सॉलिड होता है, ठीक है। अगर हम गैस की बात करें तो नो फिक्स्ड मास एंड शेप, ना ही इसका मास और शेप में कोई फिक्स होता है। लिक्विड में क्या है कि शेप जो होता है, आप लिक्विड के जिस कंटेनर में रखिए उसका शेप उसी टाइप का हो जाता है, इसलिए उसका शेप फिक्स नहीं होता है। 1 लीटर लिक्विड को अगर गिलास में रखे तो गिलास शेप का होगा, 1 लीटर लिक्विड को अगर बाउल में रखे तो बाउल शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो शेप उसका फिक्स नहीं होता है, इसका कोई फिक्स ना ही मास होता है ना ही शेप होता है। अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस की, यहाँ पे स्पेस जो है वो इंटर पार्टिकल है, पूरा नहीं लिख रहा है, स्पेस है आपका इंटर पार्टिकल स्पेस। ये सबसे मिनिमम जो होता है मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है इंटर पार्टिकल स्पेस गैस में। अगर बात करें इंटर मोलिकुलर फोर्स की, इंटर मोलिकुलर फोर्स तो ये सबसे जो होता है मिनिमम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें डेंसिटी की तो ये भी जो है आपका डेंसिटी इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की तो कंप्रेसिबिलिटी इसमें जो है हाईएस्ट होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक जो चीज़ें हैं कि अगर पूछ सकता है कि कॉर्नोलॉजी में पूछ दे या फिर स्टेटमेंट वाइज में पूछ दे कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट सॉलिड में होता है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट जो है कंप्रेसिबिलिटी आपका गैस में होता है। तो इस तरह से फिक्स्ड मास, फिक्स्ड शेप क्या क्या है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होता है वो सबसे कम किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, फिर हम कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है, इसके बारे में हो गया, ठीक है। अब हम बात करें कि गैस के बारे में, अगर देखें कि हमारे जो वायुमंडल में, इन हमारे वातावरण में जो है गैस का कंपोजिशन कैसा है। गैस कंपोजिशन अगर मतलब कि जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है नाइट्रोजन, 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन, ये अप्रोक्स 21% होता है, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आर्गन, यह एक इनर्ट गैस है, 0.92% होता है, ठीक है। अब देखिए कि यही 3 चीज़ जो है ऑलमोस्ट 100% हो जाता है, बाकी जितने भी चीज़ है वो सब 0.08 में आपका है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह 0.03 से 0.04% होता है। वाटर वेपर जो होता है की बात करें, वाटर वेपर तो वो जो होता है मतलब बदलते रहता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, वो क्या होता है नॉट, एक तरह से क्या होता है चेंज, वेरिएबल
चेंज होते रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो मैटर से है, उसका मैटर और उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें था ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कुछ जो टर्म है उसको देखते हैं कि एक टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है, कि डिफ्यूजन किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए डिफ्यूजन को देखते हैं। डिफ्यूजन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, मतलब किसको अगर आप समझने के लिए आप देख लीजिए कि एक प्रोसेस है जिसके तहत क्या होता है ना कि कोई भी पार्टिकल्स जो है वो मूव करता है फ्रॉम आपका हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि डिफ्यूजन क्या कहते हैं, जैसे कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल जो होता है ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन क्या मतलब उच्च सांद्रता, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, और यह निम्न सांद्रता। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब जैसे कि इसका अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम रूम में अगर परफ्यूम जो है स्प्रे करते हैं या रूम स्प्रे करते हैं, स्प्रे परफ्यूम, तो क्या होता है ना कि डिफ्यूज कर जाता है पूरे रूम में, डिफ्यूज इन होल रूम। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, तो ये डिफ्यूजन होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल जो है मूव करता है, तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन। जैसे कि आपका खाना बन रहा है किचन में, अगर एग्जांपल है किचन में अगर कुकिंग हो रहा है तो उसका भी जो क्या होगा, जो मतलब क्या कहते हैं उसका जो स्मेल होगा खाने का, मतलब कि उसका जो खुशबू होगी पूरे रूम में जो है आपको फैल जाएगा, तो ये भी डिफ्यूजन की वजह से होता है। अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन का रेट जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन से मीडियम में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका लिक्विड में होता है, फिर आपका सॉलिड में होता है। तो डिफ्यूजन का रेट है सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है, वो आपका सॉलिड में होता है, और सबसे कम जो होता है वो किस में होता है, वो आपका लिक्विड में होता है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब बात करें कि कुछ फैक्टर है, मतलब कि कोई जो है कौन कौन से फैक्टर जो है डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, कौन कौन से फैक्टर डिफ्यूजन को कैसे जो है करता है, अफेक्ट करता है। तो पहला जो है हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा डिफ्यूजन क्या होगा, जब हायर टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन जो होता है फास्टर होता है, मतलब कि डिफ्यूजन भी जो है वो भी आपका बढ़ जाता है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना डिफ्यूजन का रेट हाई होगा। पार्टिकल साइज पे बात करें, पार्टिकल साइज पे तो लोअर पार्टिकल जो होगा वो
मोर डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूजन मतलब कि इससे क्या होता है कि पार्टिकल के साइज जो होता है वो डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर साइज छोटा होगा तो ज़्यादा डिफ्यूज होगा, साइज बड़ा होगा तो कम डिफ्यूज होगा। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो ऊपर से भी आप कर सकते हैं कि डेंसिटी कैसा है, जैसे कि डेंसिटी किस में सबसे कम होता है, तो डेंसिटी एक तरह से जो है ना, लोअर डेंसिटी होगा तो हायर डिफ्यूजन होगा। तो डेंसिटी आपको ऊपर में पढ़े हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो गैस में जो होता है ना, क्या होता है ना कि पार्टिकल साइज जो होता है वो छोटे होते हैं, उसके स्पेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक तरह से लोअर डेंसिटी की वजह से जो होता है हायर डिफ्यूजन होता है, हाई डिफ्यूजन या फिर फास्टर डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूजन का हो गया। स्टेट ऑफ मैटर में तो हमने बता दिया गैस, लिक्विड, सॉलिड हो गया। कंसंट्रेशन पे बात करें तो ग्रेटर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना, जैसे कि अगर हम बात करें एक और पे कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो इस पे क्या होगा ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, ग्रेटर डिफरेंस फास्टर डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो अगर ये कंसंट्रेशन गैप जो है ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये आपका कोनोलॉजी होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, पार्टिकल साइज अगर बढ़ाएंगे तो आपका डिफ्यूजन कम हो जाएगा, पार्टिकल साइज छोटा रहेगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। डेंसिटी जो है कम डेंसिटी में ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ज़्यादा डेंसिटी में कम डिफ्यूजन होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात करें कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट फास्टर होगा। कंसंट्रेशन का गैप जो है डिफरेंस कम होगा तो डिफ्यूजन का रेट जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये हो गया डिफ्यूजन। अब हम लिक्विड के कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, जो लिक्विड जो स्टेट है उसमें आपको फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि सरफेस टेंशन। सरफेस सरफेस टेंशन हो गया। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम की बात करें, पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब यह क्या है कि सरफेस टेंशन एक क्या है कि एक प्रॉपर्टीज है लिक्विड का एक प्रॉपर्टीज है, जिसमें क्या है ना कि लिक्विड के जो सरफेस है, सरफेस ऑफ लिक्विड जो है आपका, सरफेस ऑफ लिक्विड वो आपको ना स्ट्रेस्ड हो जाएगा। स्ट्रेस्ड मतलब खींचा हुआ, स्ट्रेस्ड मतलब खींचा हुआ एक, या इलास्टिक जो होता है मेम्ब्रेन की तरह जो है व्यवहार करता है, मतलब कि लगेगा कि कोई भी चीज़ ना खींचा हुआ है। ठीक है, अगर हम जैसे कि मान लेते हैं कि ये किसके कारण होता है, जैसे कि ये आपको सरफेस टेंशन क्या कहते हैं, जैसे कि उसका जो सतही क्षेत्रफल है उसको ना, मतलब द्रव अपने जो क्षेत्रफल है, सतह का जो क्षेत्रफल है उसको न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, एक तरह से लगता है खींचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर हम इसका बात करें कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो सरफेस टेंशन को अगर टी से मान लेते हैं तो फोर्स अपॉन जो होता है आपका लेंथ। तो इसको अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अगर हम सी जी एस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि जो है सरफेस टेंशन का क्या क्या जो है फैक्टर है, जो इसको, अगर सरफेस टेंशन की बात करें कि सरफेस टेंशन हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, ये देखने को मिलता है।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल है जो स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो किसके वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अगर हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल कि जो इंसेक्ट होते हैं वॉकिंग ऑन वाटर सरफेस, ये हो गए। नीडल का फ्लोटिंग हो गया, उसका वॉशिंग विथ सॉप हो गया। ये सब एग्जाम्पल हो गए आपका किसके वजह से, ये हो गया सरफेस टेंशन की वजह से। या फिर कैपिलरी एक्शन भी आप ले लीजिए, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जैसे कि कैपिलरी एक्शन होता है जैसे कि लैंप के पहले के यूज में होता है, पहले के ज़माने में, आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग जब छोटे थे तो लैंप में जब पढ़ते थे, मतलब बिजली उतनी थी नहीं, तो लैंप में क्या होता था ना कि एक कपड़े का या फिर जो है कॉटन का कपड़ा होता था, उसको जो है ना किरोसिन में डुबाया जाता, ऊपर में जो है फ्लेम जलाया जाता, तो वो जो है ना कैपिलरी एक्शन के तहत जो है वो किरोसिन जो है ऊपर में राइज होता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। अब है सरफेस टेंशन का जो है देखते हैं कि फैक्टर क्या क्या जो है इसको अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। ठीक है, ऐसा कौन कौन से फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करता है। तो पहला अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो सर टेम्परेचर और सरफेस टेंशन जो टेंशन है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमाणु इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा है इम्प्यूरिटीज, अगर हम इम्प्यूरिटीज अगर ऐड कर देते हैं, इम्प्यूरिटीज अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा सरफेस टेंशन में इंक्रीज और डिक्रीज, या दोनों चीज़ हो सकता है। ठीक है, लिक्विड नेचर पे भी है कि अलग अलग लिक्विड नेचर का सरफेस टेंशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सोप या डिटर्जेंट की बात करें, सोप या डिटर्जेंट, ये जो है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो डिक्रीज सरफेस टेंशन। ठीक है, ये चीज़ हो गए, ये 3 पॉइंट अफेक्ट करने वाले हो गए जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं एक और, जैसे कि एक एग्जांपल में मान लेते हैं कि एग्जांपल में अगर और है सरफेस टेंशन की बात करें तो फाउंटेन पेन भी हो गए आपके, फाउंटेन पेन भी हो गए आपके सरफेस टेंशन की वजह से जो है। आगे देखते हैं तीसरा जो है आपका वो क्या है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, श्यानता। ठीक है, देखिए हिंदी में तो हमने ज़्यादा इसका नाम हम ध्यान में नहीं है, विस्कोसिटी ही जनरली, विस्कस होता है ना चिपचिपा टाइप का, तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। विस्कोसिटी क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस है, मतलब विरोध है आपका, रेजिस्टेंस इन
फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब कि लिक्विड के जो या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, इन दोनों के जो फ्लो है उसको रजिस्टेंस मतलब विरोध जो करता है उसी को जो है वो करेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अब जो है विस्कोसिटी को देखते हैं कि हमारे जो 3 फिजिकल जो है क्लासिफिकेशन मैटर का, 3 स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें विस्कोसिटी किस तरह से है। विस्कोसिटी मतलब कि अगर जैसे कि रेट ऑफ फ्लो, इसमें है रेट ऑफ फ्लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा विस्कोसिटी। अब इससे क्या होगा कि अगर किसी का फ्लो ज़्यादा है तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। किसी का फ्लो ज़्यादा नहीं है मतलब कि कम है तो उसका विस्कोसिटी आपका ज़्यादा होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो वाटर, इसका विस्कोसिटी क्या होगा, एक तरह से लो होगा। इससे जो है इससे भी कम होता है आपका पेट्रोल का विस्कोसिटी सबसे कम होता है, फिर वाटर हो गया, फिर आपका ऑयल होगा, ये इससे ज़्यादा होगा विस्कोसिटी। अगर इसके बाद हनी की बात करें तो ये इससे ज़्यादा विस्कस होगा। अगर इससे ज़्यादा ग्लिसरीन की बात करें, ग्लिसरीन, तो इसका जो है विस्कोसिटी काफ़ी हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट विस्कोसिटी, यहाँ पे लोएस्ट विस्कोसिटी। ये ऐसे जैसे कि बीपीएससी में पूछा था कि ऑप्शन देके कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है विस्कोसिटी किसका है, तो उसमें हनी का ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर विस्कोसिटी की एप्लीकेशन यूज की बात करें, ठीक है, यूजेज, तो जैसे कि मशीन में लुब्रिकेशन, एज ए लुब्रिकेशन इन मशीन में एज ए लुब्रिकेशन यूज होता है ब्लड फ्लो में, ठीक है, तो ये सब यूज है। या पेंट इंडस्ट्री की बात करें, पेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी, ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर है जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है। तो हम बात करते हैं, पहला फैक्टर क्या है, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर लिक्विड, अगर हम टेम्परेचर लिक्विड की बढ़ाते हैं, लिक्विड वाले कोई ऐसा है जो कि मैटर लिक्विड फॉर्म में है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, उसका विस्कोसिटी डाउन हो जाएगा, मतलब कि कम जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर गैस की, अगर इसको हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी यह गैस के केस में जो होता है बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों, जैसे गैस का देखिए इंटर पार्टिकुलर जो होता है, जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से ना जैसे जैसे अगर हम इसमें गैस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो गैस का जो पार्टिकल है ना ज़्यादा जो है ना क्लोज आने लगते हैं, वो और विस्कस हो जाते हैं, तो उसके विस्कोसिटी जो होता है ना बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। दूसरा अगर बात करें मोलिकुलर साइज पे, मोलिकुलर साइज को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा विस्कोसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। ये एरो का साइन ऊपर में जो है इंक्रीज को दिखाता है, नीचे में जो है आपको डिक्रीज को दिखाएगा। तो ये आप अपने एंड पे इसको हम जैसे आपको नोट डाउन करना है वो अपने एंड पे देख लीजिएगा। तीसरा है आपका कि इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, अगर हम यह बढ़ाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स तो हमारा विस्कोसिटी भी जो है वो बढ़ जाता है।
तो ये हो गया आपका फैक्टर जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये तो हमने यूजेज बता दिया कि कौन इंडस्ट्री में काम करता है, कौन कौन से इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, आगे जो है हम देखते हैं एक और जो है इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ओस्मोसिस। ओस्मोसिस इसको हिंदी में कहते हैं परासरण। ठीक है, ये क्या है, परासरण क्या है? तो ओस्मोसिस एक तरह से जो है ना एक प्रक्रिया है, एक ऐसे प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सॉल्वेंट के अणु, मतलब कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं, विलायक, सॉल्वेंट के अणु जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड solution to high concentrated solution किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को ओस्मोसिस कहते हैं। अगर हम बात करें कि सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट क्या है, अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को देखें कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो एक तरह से सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, ये लार्ज क्वांटिटी में जनरली होता है, ये स्मॉल में होता है, और ये दोनों का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अगर हम चीनी और जल की वाटर की बात करें तो आपका शुगर क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वो आपका वाटर हो जाएगा, और दोनों को मिला के जो शरबत बनेगा वो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका। अब ना एक गैस से रिलेटेड कुछ हम देखते हैं, गैस। ठीक है, जैसे कि एक गैस है, जैसे कि कुकिंग गैस होता है ना, एलपीजी, इसमें क्या होता है, इसको फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। प्रोपेन क्या है, इसका फार्मूला अगर देखें C3H8, और ब्यूटेन की बात करें तो C4H10। ये होता है आपका लिक्विड, मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के कंपोनेंट होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। इसी तरह से CNG की बात करें या नेचुरल गैस, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो आपका होता है मीथेन, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट था। अगर हम बात करें आइडियल गैस, एक क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल, हम वही पॉइंट केवल बता रहे हैं ना कि जो कि एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट है, उसी को हम केवल बता रहे हैं। ठीक है, ओस्मोसिस का हमने यूज नहीं बताया ना। ओस्मोसिस जैसे कि आपका देखिए, ओस्मोसिस का एग्जांपल क्या होगा ना कि एक तरह से क्या है, वाटर का जो ट्रांसफर होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर बाय प्लांट रूट्स। प्लांट के रूट के जो हेयर होते हैं उससे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो जो होता है आपका ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। उसके बाद आपका मेडिकल एप्लीकेशन भी इसका होता है, ठीक है। ये सब हो आपके मेन जो है ऑस्मोसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो आपका जिससे क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है किस प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर जो है प्लांट के रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो वो आपका ऑस्मोसिस है। आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो वो आपका क्या है, पी भी, ये है कैपिटल पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, यह आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर इसमें हम बात करें पी क्या है, पी आपका प्रेशर हो गया, भी आपका वॉल्यूम हो गया मतलब आयतन, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, आपका आर जो हो गया आपका गैस कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, और टी आपका हो गया टेम्परेचर हो गया। अगर हम बात करें कि आर का वैल्यू क्या होता है, तो आर का वैल्यू अप्रॉक्स जो होता है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ये जो है आर का एसआई यूनिट होता है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब जो है इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि अगर हम देखें ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जैसे कि एक तो आपका न्यूमेरिकल अगर आएगा तो उसमें पूछ सकता है, ठीक है। या फिर इसी के बेस पे जो है 3 लॉ आपको हम अभी बताएंगे, 3-4 लॉ बताएंगे, ठीक है। 4 लॉ को ध्यान में रखिएगा। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। अब देखिए बॉयल्स लॉ, ये तो नाम से ही क्लियर देखिएगा कि बॉयल हम कैसे करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम बॉयल करते हैं तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर से रिलेटेड है तो हम ना टेम्परेचर को इसमें कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। अब जो इक्वेशन है हमारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हम टी को भी कांस्टेंट कर दिए तो ये सब तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, तो हमारा पी वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे जो आएगा रिलेशन बॉयल्स लॉ का होता है वो होता है आपका पी जो होता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। इससे जो है एक रिलेशन बनता है, अगर हम P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ठीक है। ये हो गया बॉयल्स लॉ। आगे देखते हैं दूसरा आता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ में एक तो टेम्परेचर हो गया, अब इसमें जो है ना हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। सॉरी, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को जो है कांस्टेंट करते हैं, तो अब प्रेशर को जब हम कांस्टेंट कर देते हैं, जैसे देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टी के। मतलब कोई कांस्टेंट के साथ टी हो गया तो मान लेते हैं तो ये, जैसे अगर इसको हम हटाएंगे तो भी कांस्टेंट के साइन को हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट रखते हैं, फिर टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही है एन आर, तो इसलिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे अब एक रिलेशन होगा, उसको V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। आगे आता है तीसरा, ये है गे लुसाक्स लॉ। गे लुसाक्स लॉ,
इसमें क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट करते हैं। अब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, ये दोनों कांस्टेंट है, तो पी ए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। इससे क्या आएगा कि अगर हम पी प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, ये रिलेशन इससे इस्टेब्लिश होगा। अगला आता है, एक होता है एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट करते हैं तो इससे क्या होता है कि अब देखिए इसका पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिए, हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिए, तो हमारा जो है वो क्या आ जाता है कि भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मतलब एन के बराबर, मतलब कि नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एवोगाड्रो कांस्टेंट की बात करें तो एवोगाड्रो नंबर एक होता है, इसी से एवोगाड्रो नंबर देखिए, एवोगाड्रो नंबर एक कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स होते हैं। एक मोल्स में इतना पार्टिकल्स होते हैं, एक से इतना जो होता है पार्टिकल्स इन 1 मोल्स। तो ये एवोगाड्रो नंबर, एक तरह से एवोगाड्रो कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ये हो गया आपका ऑलरेडी। उसके बाद क्या है ना कि अब हम टेम्परेचर कन्वर्जन के देखते हैं कि टेम्परेचर कन्वर्जन जो होता है वो कैसे होता है। कि जैसे कि हम मान लेते हैं टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम किस किस मतलब टेम्परेचर को जो यूनिट होता है वो कौन कौन से यूनिट होता है उसको, तो टेम्परेचर को जनरली तो हम यूज करते हैं टेम्परेचर, इससे जो है न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में, टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला एक ही है, बस एक ही रिलेशन बताएंगे, उसी से आपका सब इस्टेब्लिश हो जाएगा। टेम्परेचर को कौन कौन से मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में करते हैं। तो ये तीनों का एक रिलेशन हम बताते हैं जो कि फार्मूला में आपको काम आएगा, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/100 सॉरी 180 इज इक्वल टू K प्लस 200 सॉरी K माइनस 273/100। यह हो गया आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर इसमें से नीचे से हम 20 हटा देते हैं तो ऊपर से C-0 C हो जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5, यह हो जाएगा। या फिर अगर केवल C और F में भी अगर आपको पता है तो K आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम केल्विन की बात करें तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है केल्विन, मतलब जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कीजिए, वो केल्विन में हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन माइनस 273 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका जो टेम्परेचर का जो कन्वर्जन का फार्मूला है। इससे अगर आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, जैसे एक कौन सा टेम्परेचर पे पूछ देगा कि कौन से टेम्परेचर पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, तो आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के इक्वल होते हैं उसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप इस फार्मूला पे रख के आप ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब है स्टेट कन्वर्जन, ठीक है, जो है
अगला टॉपिक है जो है टॉपिक है वो है स्टेट का कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो भी मैटर का स्टेट है उसका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, उसको प्रोसेस क्या कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड में बदलता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सब, ठीक है। तो पहला है आपका सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड टू लिक्विड में क्या है, यह एक प्रोसेस है जैसे इसमें कि सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मेल्टिंग कहेंगे या फिर फ्यूजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन। इसमें आता है एक मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, एग्जांपल के लिए आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो 0 डिग्री C होता है। आइस का फ्रीजिंग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 होता है। अब बात करते हैं कि कुछ फैक्टर हैं जो कि अगर अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर है जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहला जो है, अगर प्रेशर की बात करें हम, प्रेशर जो है अगर हम बढ़ाते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर के बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। कि हम जब ज़्यादा प्रेशर हम करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करते हैं, मतलब इम्प्यूरिटीज़ गंदगी जो होता है, इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उससे जो है मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर हम इम्प्यूरिटीज़ बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हो गए फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं। एक होता है इसी में लैटेंट हीट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना, उसी में आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है, ये कहते हैं कि जो हीट रिक्वायर्ड, इसको कहते हैं कि उष्मा जो ज़रूरत होती है टू रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लैटेंट हीट। अब आता है एक, इसका अगर अपोजिट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड से जो लिक्विड का कन्वर्जन होता है उसको फ्रीजिंग कहते हैं। और जिस पॉइंट पे होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। इसी में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो हमारा वाटर है उसका सबसे ज़्यादा जो होता है डेंसिटी,
वो एक टेम्परेचर पे होता है। हमारा वाटर का अगर हम मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो कितना डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये याद रखिएगा, ये हो सकता है कि एक आध ऐसे पॉइंट में कभी आ जाए। ठीक है, अगला है बॉइलिंग, या इसी को कहते हैं वेपराइजेशन। देखिए तो है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है उसको हम बताते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कन्वर्जन किस में होता है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब देखिए बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। वेपराइजेशन में क्या है ना, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है जिसको हम मेल्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये एट एनी टेम्परेचर हो जाएगा। कम टेम्परेचर होगा तो कम वेपराइज होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा वेपराइज होगा। यह केवल सरफेस पे होता है। ठीक है, यह जो होता है पूरा बल्क में होता है। बल्क मतलब कि अगर किसी कंटेनर में अगर बॉयल हो रहा है तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक में हर जगह जो है टेम्परेचर आपको जो है सेम दिखेगा। मतलब हर जगह, मतलब हर पार्टिकल जो होता है ना बॉयल करता है। लेकिन अगर वेपराइजेशन की बात करें तो जो सरफेस हीट के सामने है, जैसे कि अगर टॉप सरफेस हीट के सामने में है तो केवल टॉप सरफेस ही जो है आपका वेपराइज होता है। नीचे वाला जो सरफेस है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, आगे है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर हैं तो इसको भी देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। अगर हम प्रेशर की बात करें, कि हम प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जो है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि इसमें एक आपको जो है एक चीज़ और हम इसमें बताना चाह रहे हैं। एक दो प्रोसेस है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। मतलब कि ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये जो है हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये याद रखिएगा, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। पूछ सकता है जैसे कि वेपराइजेशन है तो वेपराइजेशन या बॉइलिंग के लिए क्या होगा, हीट की ज़रूरत होगा तो हीट ऑब्जॉर्व करेगा, तो ये इंडोथर्मिक हो गया। वहीं पे अगर ऊपर में बात करें जो आपका सॉलिड से लिक्विड में, तो ये जो हीट एब्जॉर्व करेगा तो ये भी इंडोथर्मिक हो गया। फ्रीजिंग में क्या होगा, ये हीट को रिलीज करेगा तो यह आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो प्रेशर को बढ़ाने से जो है हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर प्रेशर कुकर की बात करें, फॉर एग्जांपल में प्रेशर कुकर की बात करें, खाना जो जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो खाना जो है जल्दी पक जाता है। अगर यहीं पे बात करें दूसरा, एल्टीट्यूड, हाइट, पहाड़ की बात करें, एल्टीट्यूड बढ़ाने पे जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम जाता है। इसलिए पहाड़ पे जो है ना खाना जल्दी नहीं पकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, घट जाता है। आगे देखते हैं इम्प्यूरिटीज़। अगर देखें इम्प्यूरिटीज़ अगर वोलाटाइल है, इस पे अगर देखें तीसरा इम्प्यूरिटीज़ की, इम्प्यूरिटीज़ एक इसमें दो केस है। एक वोलाटाइल है जैसे कि पेट्रोल मान लीजिए, तो इसको ऐड करेंगे ना तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, और एक है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, आपके नॉन वोलाटाइल हो गए जैसे कि आपका साल्ट हो गया, शुगर हो गया, तो
तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होगा, तो अगर हम वोलाटाइल है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि वोलाटाइल अगर इम्प्योरिटीज है तो बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, नॉन वोलाटाइल है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब है कंडेंसेशन, इसका उल्टा करते हैं। कंडेंसेशन, ठीक है, फ्रॉम गैस टू लिक्विड। बारिश में देखते हैं ना, वाटर वेपर जब कंडेंस होता है तो बारिश होती है, तो वो हो गया कंडेंसेशन। ये हो गया गैस से जो होता है या वाटर वेपर जो होता है वो आपका लिक्विड में अगर चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। जैसा कि ड्यू हो गया, फॉग हो गया, एग्जांपल में क्या हो गया आपका, ड्यू हो गया, फॉग हो गया, ठीक है, वाटर वेपर कर रहा है, क्लाउड हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। आगे आता है सब्लिमेशन। ये काफ़ी जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है सब्लिमेशन। ये जो है कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जो कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अगर एग्जांपल इसका बात करें तो एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैम्फर जो कपूर हो गए, नेफ्थलीन, ये हो गया आपका, क्या हो गया उसके बाद ड्राई CO2, ड्राई आइस जिसको कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ये सब एग्जांपल हो गया आपका किसके, तो सब्लिमेशन के, ठीक है। ये हो गया सब्लिमेशन कि डायरेक्ट जो है आपका सॉलिड से लिक्विड में जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्जन जो होता है वो आपका सब्लिमेशन कहते हैं। अब जो है एक है कि अगर लिक्विड से सॉलिड में हो गया, ठीक है, अगर हम बात करें कि लिक्विड से सॉलिड अगर हो गया तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिपोजिशन कहते हैं। लिक्विड टू सॉलिड जो है, लिक्विड, गलत आ रहा है, लिक्विड टू सॉलिड नहीं, गैस टू आपका जो है गैस टू सॉलिड। अब कोई भी चीज़ अगर गैस टू सॉलिड हो रहा है तो ये किस केस में हो रहा होगा कि डायरेक्ट गैस से जो है वो सॉलिड बन जा रहा होगा, तो इसको जो है हम लोग कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लिए। जैसे कि वाटर वेपर से आपका जो फ्रॉस्ट हो जाता है, या आयोडीन वेपर से आयोडीन क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है। इसका अगर एग्जाम्पल लिखिएगा तो वाटर वेपर से आपका आइस बन जाना, ठीक है, ये आपका डिपोजिशन कहलाता है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि जो भी स्टेट है उसके मैटर में जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसको क्या क्या कहते हैं। अब है एक टॉपिक है इवेपोरेशन। हमने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड पढ़ लिया, और लिक्विड टू सॉलिड पढ़ लिया, फिर वेपराइजेशन हो गया, फिर कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, उसके बाद डिपोजिशन हो गया। अब है इवेपोरेशन। हम देखते हैं इवेपोरेशन में इवेपोरेशन क्या है कि जो है लिक्विड जो है वाटर मतलब वेपर स्टेट में
बदल जाता है, तो उसको जो है हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसके वजह से ना, जैसे कि अब मान लेते हैं कि कुछ फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन से रिलेटेड है, कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं कि, तो हमारा जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ने लगता है। इवेपोरेशन ये भी जो है बढ़ने लगता है। दूसरा, अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये भी जो है एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इवेपोरेशन जो है ये भी बढ़ने लगता है। ठीक है, ये अगर अगर कोई भी चीज़ हम बढ़ा रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, तो देखिए एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, इसमें कि दोनों अगर बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ रहा है, घट रहा है तो अगला भी घट रहा है। एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक अगला बढ़ेगा, तो इस तरह से रिलेशन होता है, तो इस एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने इन पे। तीसरा आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन का रेट भी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इवेपोरेशन जो है वो घट जाएगा। हम अगर बात करें प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा इवेपोरेशन जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, हमारा प्रेशर जो है इवेपोरेशन को क्या करेगा, घटा देगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन मेरा घट जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे पेट्रोल का जो है इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है वाटर से, इसलिए जैसे बोलते हैं ना कि मतलब उसको खुला ढक्कन में वो पेट्रोल को नहीं रखते हैं, नहीं तो वो इवेपोरेट कर जाएगा, तो उस तरह से होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में हमने बता दिया कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस एरिया होता है, और बॉइलिंग जो होता है बल्क एरिया होता है। इवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस तक ही लिमिट होता है, जो बॉइलिंग होता है वो कम, मतलब पूरे, मतलब कि उसमें जितने भी पार्टिकल होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, सबको जो है वो सबका फेनोमेनन है। इवेपोरेशन जो है वो एक मतलब बिलो टेम्परेचर भी, तो किसी टेम्परेचर पे हो सकता है कम टेम्परेचर होगा तो कम इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। लेकिन बॉइलिंग क्या होगा ना कि वो केवल बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। तो ये सब हो गया आपका, ठीक है। जैसे कि अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो मान लेते हैं कि पसीना, जिसको कि स्वेट कहते हैं, अगर इसके साथ अगर हम फैन चला दें तो हमको कूल फील होगा, ठीक है, तो क्योंकि ये क्या इवेपोरेशन होता है, तो ये जो है ना कूल फील होता है। या फिर अल्कोहल का जो सेंसेशन है, अल्कोहल जो होता है का कूल सेंसेशन है, ठीक है, जब वो हमारे मतलब और शरीर पे या पे मतलब कि बॉडी पे जब गिरता है तो हमें अगर पौड़ हो जाता है तो क्या होता है, ठंडा लगता है एक तरह से, ठीक है। जैसे कि आपका एक जो कॉटन क्लॉथ है उसको जो गुड ऑब्जर्वर कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि उसको जो है समर सीजन में जो है उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। ये सब जो चीज़ें, या फिर आपके अर्थन पॉट में जो है पानी का ठंडा होना, वाटर कूलिंग इन अर्थन पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें जो पानी का ठंडा होना, ये सब जो है इवेपोरेशन का एक तरह से एप्लीकेशन है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, जो भी फिजिकल चीज़ें था क्लासिफिकेशन और उससे जो रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन था हमने ये
पूरा कवर किया है, ठीक है। इसमें तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितना भी इम्पोर्टेंट था हमने सबको यहाँ पे कवर किया है। गै-लुसाक लॉ, जो भी लॉ है, और उसके जो इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर में कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को। तो ये सेशन जो है ये यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आगे हम जो अगला मैटर से रिलेटेड जो होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आएगा तो आप जो है इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल है रेस टू परीक्षा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।